हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पेपर में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूं। शुरुआत करते हैं आज के हमारी इम्पोर्टेंट जी के एमसीक्यू की। तो हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन भारत आया था? तो सही जवाब है हेनसांग। हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री था हेनसांग। अगला प्रश्न है, हेनसांग ने हर्षवर्धन को किस नाम से संबोधित किया? तो इसका सही जवाब है शिलादित्य नाम से। हेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य नाम से संबोधित किया। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? तो सही जवाब है बौद्ध धर्म का। हर्षवर्धन जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन द्वारा आयोजित बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है प्रयाग में। हर्षवर्धन द्वारा आयोजित बौद्ध सभा जो है वो प्रयाग में हुई थी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक संरक्षण किस शासक ने दिया? तो इसका सही जवाब है कुमारगुप्त प्रथम ने। नालंदा विश्वविद्यालय को सर्वाधिक संरक्षण जो है वो कुमारगुप्त प्रथम ने दिया था। नेक्स्ट, वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य में। वल्लभी विश्वविद्यालय जो था वो गुजरात राज्य में स्थित था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है नागानंद। हर्षवर्धन द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है नागानंद। अगला प्रश्न, रत्नावली और प्रियदर्शिका किसके नाटक है? तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन के। रत्नावली और प्रियदर्शिका जो है वो हर्षवर्धन के नाटक है। अगला प्रश्न, हर्ष के समय प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो इसका सही जवाब है वानभट्ट। हर्ष के समय जो प्रसिद्ध विद्वान था वो था वानभट्ट। अगला प्रश्न, हर्षकालीन प्रशासन में भू राजस्व का मुख्य अधिकारी कौन था? तो सही जवाब है गोप। गोप था हर्षकालीन प्रशासन में भू राजस्व का मुख्य अधिकारी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का पहला महान शासक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है राजराज चोल को। राजराज चोल को दक्षिण भारत का पहला महान शासक माना जाता है। अगला प्रश्न, सातवाहक वंश के बाद दक्षिण भारत में प्रमुख शक्ति कौन बनी? वो बनी थी चालुक्य। सातवाहक वंश के बाद में दक्षिण भारत में जो प्रमुख शक्ति बनी थी वो चालुक्य वंश बनी थी। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? सही जवाब पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम था चालुक्य वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन किसने किया? तो वो था रवि कीर्ति ने। पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों का जो वर्णन है वो रवि कीर्ति ने किया था। नेक्स्ट, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो वो पुलकेशिन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय शासक से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। अगला प्रश्न, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो वो थी कांची। पल्लव वंश की राजधानी थी कांची। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि पल्लव काल का महान शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव काल का महान शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब है पल्लव वंश द्वारा बनाए गए थे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। नेक्स्ट,
रथ मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ? तो सही जवाब है द्रविड़ शैली में। रथ मंदिरों का जो निर्माण है वो द्रविड़ शैली में हुआ। नेक्स्ट, महेंद्र वर्मन प्रथम किस धर्म से बाद में जुड़ा? तो वो शैव धर्म से बाद में जुड़ा महेंद्र वर्मन प्रथम। नेक्स्ट, मत्तविलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो वो थे महेंद्र वर्मन प्रथम। मत्तविलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है कि चोल वंश का प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? तो वो था उरैयूर। चोल वंश का प्रारंभिक केंद्र था उरैयूर। अगला प्रश्न, प्रारंभिक चोल शासकों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो सही जवाब है संगम साहित्य में। प्रारंभिक चोल शासकों का जो उल्लेख है वो संगम साहित्य में मिलता है। नेक्स्ट, संगम साहित्य किस भाषा में रचित है? तो वो है तमिल भाषा में। संगम साहित्य जो है वो तमिल भाषा में रचित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि संगम काल की सभा को क्या कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है संगम। संगम काल की सभा को संगम कहा जाता था। अब अगला प्रश्न है कि संगम काल में सर्वाधिक महत्व किस व्यवसाय को था? तो वो है कृषि व्यवसाय को। संगम काल में सर्वाधिक महत्व जो था वो था कृषि व्यवसाय को। अब अगला प्रश्न है कि पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तो वो थी मदुरै। पांड्य वंश की जो राजधानी थी वो थी मदुरै। अगला प्रश्न, चेर वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी वांजी में। चेर वंश की राजधानी थी वांजी में। अगला प्रश्न, संगम काल में प्रयुक्त सिक्के पर किसका प्रभाव था? तो वो था रोमन का। संगम काल में प्रयुक्त सिक्कों पर रोमन का प्रभाव था। अगला प्रश्न, भारत में लोहे का व्यापक प्रयोग किस काल में हुआ? तो वो उत्तर वैदिक काल में। भारत में लोहे का जो व्यापक प्रयोग है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ। नेक्स्ट, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो वो थे पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता थे पाणिनि। अगला प्रश्न, पतंजलि का महाभाष्य किससे संबंधित है? तो सही जवाब है व्याकरण से। पतंजलि का जो महाभाष्य है वो व्याकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन थे? ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था रामायण, इनकी रचयिता थी। अगला प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो वो है वेद व्यास। महाभारत के जो रचयिता है वो वेद व्यास माने जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो वो है 18। पुराणों की जो संख्या है वो टोटल 18 है। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो वो है समाज एवं कानून से। मनुस्मृति जो है वो समाज एवं कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? तो आर्यभट्ट, वरामिहिर, ब्रह्मगुप्त, ये तीनों थे गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यभट्ट की प्रमुख कृति कौन सी है? तो वो है आर्यभट्टीय। ऑप्शन नंबर बी है आर्यभट्टीय है आर्यभट्ट की प्रमुख कृति। अगला प्रश्न, वरामिहिर की रचना कौन सी है? तो वो है बृहत संहिता। वरामिहिर की जो रचना है वो है बृहत संहिता। अगला प्रश्न है, ब्रह्मगुप्त किस काल से संबंधित थे? तो वो थे गुप्तोत्तर काल से। ब्रह्मगुप्त जो थे वो गुप्तोत्तर काल से संबंधित थे। नेक्स्ट, लीलावती के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है भास्कराचार्य। लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। अगला प्रश्न, गुप्त काल में प्रमुख व्यापार मार्ग कौन सा था? तो इसका सही जवाब है सिल्क रोड, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, ये तीनों था। तो सही जवाब हो जाएगा सभी, यानी तीनों सही जवाब है इसके। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण
मुद्राएं किसने जारी की? तो सही जवाब है हिंदी यूनानी ने। भारत में सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं है वो हिंद यूनानी ने जारी की। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रस्थिति किस शासक से संबंधित है? तो वो है समुद्रगुप्त से। प्रयाग प्रस्थिति है जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट, गुप्त काल में ग्राम प्रशासन का प्रधान कौन था? तो वो था ग्रामीक। सही जवाब है ग्रामीक था गुप्त काल में ग्राम प्रशासन का प्रधान। नेक्स्ट, भारत में मंदिरों में मूर्ति पूजा का व्यापक प्रचार किस काल में हुआ? तो वो था गुप्त काल। गुप्त काल में हुआ था व्यापक यानी मूर्ति पूजा का व्यापक प्रचार। नेक्स्ट, गुप्त काल की कला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो वो है अजंता चित्रकला। गुप्त काल की कला का सर्वोत्तम जो उदाहरण है वो है अजंता चित्रकला। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण युग की संज्ञा किस काल को दी गई? तो वो है गुप्त काल को। स्वर्ण युग की जो संज्ञा है वो गुप्त काल को दी गई है। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? तो वो था गुरुकुल। प्राचीन काल में शिक्षा का जो प्रमुख माध्यम था वो था गुरुकुल। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम प्रमाण किस काल में मिलते हैं? तो इसका सही जवाब है पुरापाषाण काल में। भारत में मानव जीवन के जो प्राचीनतम प्रमाण है वो पुरापाषाण काल में मिलते हैं। अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफाएं स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न, पुरापाषाण काल के प्रमुख औजार किससे बने थे? तो बने थे पत्थर से। पुरापाषाण काल के जो प्रमुख औजार है वो पत्थर से बने थे। अगला प्रश्न, अग्नि के उपयोग का प्रथम प्रमाण किस काल में मिलता है? तो सही जवाब है पुरापाषाण काल में। अग्नि के उपयोग का जो प्रथम प्रमाण है वो पुरापाषाण काल में मिलता है। अगला प्रश्न, मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वो थी माइक्रोलिथिक औजार। मध्यपाषाण काल की प्रमुख विशेषता थी माइक्रोलिथिक औजार। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल की प्रमुख खोज क्या थी? तो वो थी कृषि। नवपाषाण काल की प्रमुख जो खोज थी वो थी कृषि। नेक्स्ट, मेहरगढ़ स्थल किस काल से संबंधित है? तो वो नवपाषाण काल से संबंधित है। मेहरगढ़ स्थल जो है वो नवपाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट, ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? तो वो है तांबा का। ताम्रपाषाण काल में तांबा धातु का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के घाटी में विकसित हुई? तो वो हुई थी सिंधु नदी में। हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? तो वो है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का जो अन्य नाम है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग कितना माना जाता है? तो वो है 3300 से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का काल। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो वो दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? तो वो धातु है लोहा धातु। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो लोहा धातु से परिचित थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो वो थी चित्रलिपि। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो थी चित्रलिपि। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा बंदरगाह था वो था लोथल जो कि गुजरात राज्य में था। नेक्स्ट,
ग्रेट बाथ किस स्थल से संबंधित है? तो वो संबंधित है मोहेंजोदड़ो से। ग्रेट बाथ का जो संबंध है वो है मोहेंजोदड़ो से। अगला प्रश्न, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है गुजरात राज्य में। धोलावीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था? तो सही जवाब है घग्गर नदी के किनारे स्थित था। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वो थी कृषि पर आधारित। हड़प्पा सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित थी। नेक्स्ट, हड़प्पा नगरों की योजना कैसी थी? तो वो ग्रिड पद्धति की थी। हड़प्पा नगरों की जो योजना थी वो थी ग्रिड पद्धति की। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में घर किससे बने थे? तो वो बने थे पक्की ईंट से। हड़प्पा सभ्यता में जो घर है वो पक्की ईंट से बने थे। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु को नहीं जानते थे? तो वो पशु है घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा को लोग नहीं जानते थे। नेक्स्ट, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 भागों में। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन था? तो वो था इंद्र देवता। ऋग्वैदिक काल में इंद्र देवता था प्रमुख। नेक्स्ट, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो वो है 10 मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, गाय को अघन्या किस वेद में कहा गया है? तो वह है ऋग्वेद में। गाय को अघन्या जो है वो ऋग्वेद में कहा गया है। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु कौन सी थी? तो वो थी लोहा। उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख धातु थी वो थी लोहा धातु। अगला प्रश्न है, सभा और समिति किस काल की संस्थाएं थी? तो वो थी वैदिक काल की। सभा और समिति जो थी वो वैदिक काल की संस्थाएं थी। नेक्स्ट, वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट विकास किस काल में हुआ? तो वो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था का जो स्पष्ट विकास है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। नेक्स्ट, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 16। महाजनपदों की जो संख्या थी वो 16 थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो सही जवाब है राजगृह। मगध की राजधानी थी राजगृह। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। अगला प्रश्न, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो सही जवाब है गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, जो कि बिहार में स्थित है। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से इसे याद में रख लेना है। तो सही जवाब है सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। और सारनाथ में अशोक ने, यानी सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ का निर्माण, यानी सारनाथ स्तंभ का भी निर्माण किया है, जो कि बुद्ध के पहले उपदेश को दर्शाता है। नेक्स्ट, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है वैशाली में। महावीर का जो जन्म है वो वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो सही जवाब है महावीर थे। वर्धमान महावीर थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो वह है बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। अगला प्रश्न, जैन ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो वो आगम कहा जाता है। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो सही जवाब है चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न,
अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो वो है ब्राह्मी, खरोड़ी और आरामी, ये तीनों लिपि में है अशोक के शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि अशोक के शिलालेख जो थे वो ब्राह्मी, खरोड़सी और आरामी, ये तीनों भाषा में थे, यानी तीनों शिलालेख में इस लिपि में थे। नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो वो दया नदी के तट पर लड़ा गया था। कलिंग युद्ध जो है वो दया नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब है देवा नाम प्रिय। देवा नाम प्रिय नाम से जाना जाता है अशोक के अभिलेखों में उसे, अशोक को। नेक्स्ट, मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन था? तो वो था सम्राट, राजा। मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी था स्वयं राजा। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस स्तंभ में है? तो वह है प्रयाग परिस्थिति में है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन। अगला प्रश्न, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्वर्ण युग कहते हैं। भारत में गुप्त काल को उसका स्वर्णिम यानी भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किस काल में हुआ? तो वो गुप्त काल में हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय का जो विकास है वो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनानी राजदूत कौन था? तो सही जवाब है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और एक यूनानी राजदूत था ये। अगला प्रश्न, इंडिका ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो सही जवाब है मेगास्थनीज। इंडिका ग्रंथ लिखा था मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो सही जवाब है कलिंग युद्ध। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्योंकि कलिंग के युद्ध में इतनी खून खराबा हुई थी कि इसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था और उसने फिर अहिंसा का मार्ग चुना था। और कलिंग का युद्ध जो है वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। तो याद में रख लेना है कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में। अब अगला प्रश्न है कि अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था नैतिक आचरण। अशोक के धम्म का जो मुख्य उद्देश्य था वो था नैतिक आचरण। अगला प्रश्न, अशोक के स्तंभ लेख किस सामग्री में से बने हैं? तो वो बने हैं पत्थर से। अशोक के जो स्तंभ लेख है वो पत्थर से बने हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य क्या था? तो सही जवाब है कर संग्रहण का। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य था कर संग्रह का। नेक्स्ट, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो उन्हें स्पास कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को स्पास कहा जाता था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक को हराया था। नेक्स्ट, मौर्य काल का प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो वो चाणक्य ने लिखा। मौर्य काल का जो प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र है वो चाणक्य ने लिखा था। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो सही जवाब है बृहद्रथ। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। अगला प्रश्न, शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो वो है पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की जो स्थापना है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। मालविकाग्निमित्रम में मिलता है पुष्यमित्र शुंग का उल्लेख। नेक्स्ट, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था वासुदेव कण्व।
कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव कण्व। नेक्स्ट, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन माना जाता है? तो वो है सिमुख। सातवाहक वंश का जो संस्थापक है वो सिमुख को माना जाता है। अगला प्रश्न, गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो वो है नासिक प्रस्थित में है गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन। अगला प्रश्न, सातवाहन काल में प्रचलित भाषा कौन सी थी? तो वो थी प्राकृत भाषा। सातवाहन काल में प्राचीन प्रचलित भाषा थी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट, पश्चिमी क्षत्रपों की प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वो था रुद्रदामन। अगला प्रश्न, जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो वह है रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख जो है वो रुद्रदामन शासक से संबंधित है। नेक्स्ट, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस था कुषाण वंश का संस्थापक। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरुषपुर में। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर में। अगला प्रश्न, चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? तो वह कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट, महायान बौद्ध धर्म का विकास किस काल में हुआ? तो वो कुषाण काल में हुआ। महायान बौद्ध धर्म का जो विकास है वो कुषाण काल में हुआ। अगला प्रश्न, कनिष्क के काल में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन था? तो नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष, ये तीनों थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है सभी यानी ए बी सी सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अश्वघोष द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है बुद्ध चरित। अश्वघोष द्वारा रचित ग्रंथ है बुद्ध चरित। नेक्स्ट, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया? तो सही जवाब है महाराजा धीराज को। चंद्रगुप्त प्रथम ने किस उपाधि को धारण किया? तो महाराजा धीराज उपाधि धारण किया। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? सही जवाब है विसेंट ए स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो है वो विसेंट ए स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट, प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की? तो वो है हरिसेन ने की थी। प्रयाग परिस्थिति की रचना जो है वो हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? तो सही जवाब है विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था विक्रमादित्य। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन आया था? तो वो था फाहान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध चीनी यात्री था फाहान। नेक्स्ट, फाहान ने भारत में किस धर्म का अध्ययन किया? तो सही जवाब है बौद्ध धर्म का। फाहान ने भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। नेक्स्ट, गुप्त काल में भूमिदान को क्या कहा जाता था? तो वो अग्रहार कहा जाता था। गुप्त काल में भूमिदान को अग्रहार कहा जाता था। नेक्स्ट, गुप्त काल में प्रयुक्त स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? नेक्स्ट, दिनार। गुप्त काल में प्रयुक्त स्वर्ण सिक्के को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट, गुप्त काल में विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो था नालंदा में। गुप्त काल में विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित था। नेक्स्ट, कालिदास किस काल से संबंधित थे? तो वो थे गुप्त काल से। कालिदास जो थे वो गुप्त काल से संबंधित थे। अगला प्रश्न, कालिदास की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो रघुवंशम,
कुमार संभव, मेघदूत, ये तीनों जो रचना है वो कालिदास की प्रसिद्ध कृति है। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है चरक। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता के लेखक थे चरक। अगला प्रश्न, सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? तो वो है शल्य चिकित्सा से। सुश्रुत संहिता जो है वो शल्य चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न, दशमलव प्रणाली का विकास किस काल में हुआ? सही जवाब गुप्त काल में हुआ था। दशमलव प्रणाली का जो विकास है वो गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न, शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो वो गुप्त काल में। शून्य का जो प्रयोग है वो गुप्त काल में हुआ था। अगला प्रश्न, गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य की शुरुआत किस शैली में हुई? तो वो नागर शैली में हुई। गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य की जो शुरुआत है वो नागर शैली में हुई थी। नेक्स्ट, दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है देओलगढ़ में। दशावतार मंदिर जो है वो देओलगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट, गुप्त काल की प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो वो थी संस्कृत भाषा। गुप्त काल की प्रशासनिक भाषा जो है वो संस्कृत भाषा थी। नेक्स्ट, स्कंदगुप्त ने किस आक्रमणकारी को पराजित किया? तो वो हुन। स्कंदगुप्त ने हुन आक्रमणकारी को पराजित किया। नेक्स्ट, हुन आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य को सर्वाधिक क्षति किससे काल में हुई? तो स्कंदगुप्त के काल में हुई। हुन आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य को सर्वाधिक क्षति जो है वो स्कंदगुप्त काल में हुई। नेक्स्ट, गुप्त काल में नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो वो था नगराध्यक्ष। गुप्त काल में नगर प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी था वो था नगराध्यक्ष। नेक्स्ट, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो वो था वर्धन वंश से। हर्षवर्धन जो था वो वर्धन वंश से संबंधित था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो वो कन्नौज थी। हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। अगला प्रश्न, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो वानभट्ट थे। हर्ष चरित्र के लेखक थे वानभट्ट। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये आधारित है प्राचीन इतिहास पर। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए भी है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।